नौ सितारा हेगेमोन बोरियाज अध्याय 7145 वर्गीय दाव संप्रदाय। ये स्थानिक नियम है। विस्थापन पर हमला करो। तू जी ने भय से चिल्लाया। उसने शून्य रक्त अजगर को तुरंत पहचान लिया था। आदिम अराजकता युग में वे अंतरिक्ष पर अपने नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध थे। यह एक जन्मजात क्षमता थी और परिपक्वता प्राप्त करने पर शून्य रक्त अजगर अंतरिक्ष में उतनी ही आसानी से गति कर सकते थे जितनी आसानी से उनके सामान्य रिश्तेदार घास में गति करते हैं। इस विशेष शून्य रक्त अजगर की बात करें तो यह न केवल पूर्ण रूप से परिपक्व था बल्कि मरने के समय इस वर्गीय संप्रभु क्षेत्र तक पहुंचने के कगार पर था। यह कोई बुद्धिहीन जानवर नहीं था और स्थानिक नियमों की इसकी समझ अपने युग में बहुत कम लोगों के पास थी। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा को भी उस समय से मारने के लिए कई जाल बिछाने पड़े थे। यही कारण था कि यह उससे इतनी घृणा करता था। अब जब ये छोटे स्वर्ग में विलीन हो गया था तो इसका पुनर्जन्म हुआ था। नियमों की इसकी सारी समझ और इसकी दिव्य क्षमताएं पुनः जागृत हो गई थी। अगर हेवन फ्लिपिंग सील एक पर्याप्त पात्र न होती तो इसकी शक्ति और भी भयानक होती। अगर इसने किसी स्वर्गीय संप्रभु दाव हथियार को अपना शरीर बनाया होता तो ये यंगलुओं से अकेले ही लड़ सकता था। वॉइड ब्लड पाइथन और लिटिल हेवन के विलय के परिणामस्वरूप लिटिल हेवन की इच्छा प्रबल हो गई। अगर वे अपनी संयुक्त शक्ति का सही इस्तेमाल करना चाहते तो उन्हें हेवन फ्लिपिंग सील के समान आकार का कोई दिव्य हथियार ढूंढना पड़ता और फिर शरीर बदलना पड़ता। फिर भी वॉइड ब्लड पाइथन इतना शक्तिशाली था कि वह सभी के हमलों को उन्हीं पर वापस लौटा सकता था। यह अपने आप में ही अविश्वसनीय था। इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रयास या इसकी क्षमता का कोई स्पष्ट प्रदर्शन नहीं था। हमलावरों की शक्ति बस गायब हो जाती और उनके सामने ही फिर से प्रकट हो जाती। स्वाभाविक रूप से उनमें से अधिकांश समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे और अपने ही हाथों मारे गए। उन्होंने लॉन चेन पर दूर से हमले किए थे क्योंकि वे उसके करीब आने से डरते थे, लेकिन अब वे किसी भी तरह का हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तूजी बुरी तरह घबराया हुआ था। जियान को हुआ लिंगर और लेई लिंगर का संरक्षण प्राप्त था और उनसे बच निकलना नामुमकिन था। मियाओयिन को कांगलू के अंधकार में क्षेत्र का संरक्षण प्राप्त था। वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने के समान था। यहाँ तक कि वह भी उन काले पंखों के हमले को सहन नहीं कर पाता। शायद अगर सभी अपनी शक्ति को एक साथ केंद्रित करके एक बलपूर्वक आक्रमण करें तो शायद कोई मौका मिल जाए, लेकिन उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका था। अब तक न भागने का एकमात्र कारण कर्मिक भाग्य ड्रैगन के प्रकट होने का आकर्षण था। इसने उन्हें जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जुआ खेलना भी था तो जीतने के लिए उन्हें जीवित रहना जरूरी था। अब अकादमी के शिष्यों को मारने के लिए वापस लौटने का क्या फायदा? अगर वे अकादमी के हर एक व्यक्ति को मार भी दे तो क्या? जिस क्षण लॉन चेन यंगलुओं को वश में कर लेगा उन सभी का अंत निश्चित हो जाएगा। इसके अलावा अकादमी के शिष्यों का मनोबल ऊंचा था और उनके अपेक्षाकृत कम हताहत हुए थे, जबकि उनकी तरफ भारी नुकसान हुआ था। उनके पास अपने विशेषज्ञों के 10वें हिस्से से भी कम बचे थे। मनोबल में स्पष्ट अंतर था। अगर वे इस समय अकादमी के शिष्यों पर हमला करते तो उन्हें समय रहते हराना नामुमकिन होता। यंगलुओ इतनी देर तक टिक नहीं पाता। तभी शून्य कांप उठा। एक शक्तिशाली आभा ने तुरंत पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया। साथ ही दाववादी लॉन्चेन, कृपया दया करें। लॉन्चेन ने अपने ऊपर एक भयानक दबाव महसूस किया। उसकी आत्मा कांप उठी और यंगलुओ की आत्मा को बांधने वाली जंजीर टूट गई। वह तुरंत क्रोधित हो गया। वह यंगलुओ को पकड़ने ही वाला था कि इस व्यक्ति ने दखल दिया। उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। इस बीच यंगलुओ सचमुच पतन के कगार पर था। उसके चारों ओर का काला कोहरा अब कमजोर और धुंधला हो गया था और वह थकावट से कांप रहा था। उसने लॉन्चेन और जियान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी थी। दाववादी वस्त्र पहने और घोड़े की पूंछ का झाड़ू पकड़े एक बुजुर्ग यंगलुओ के बगल में प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही सारा युद्ध रुक गया। उसकी आभा के सामने सबकी लड़ने की हिम्मत ही खत्म हो गई। वे हमला करने की इच्छा भी नहीं जुटा पाए। सब हैरान थे। एक और भयानक शक्ति प्रकट हुई थी जो यंगलुओ से भी कहीं अधिक शक्तिशाली लग रही थी। लॉन्चेन का चेहरा एकदम भयानक हो गया था। उसकी हत्या करने की इच्छा कम नहीं हुई थी, बल्कि वो और भी भयंकर लग रहा था, मानो कोई बात कोने में धकेल दिया गया हो। अगर बात बिगड़ती तो वह अपने दुश्मन को भी अपने साथ मार गिराने के लिए पूरी तरह तैयार लग रहा था। साथ ही दाववादी लॉन्चेन, कृपया गलत न समझें। मैं स्वर्ग के समकक्ष दाव संप्रदाय का जुआन जिजी हूँ। संप्रदाय के गुरु के आदेशानुसार मैं उच्च आकाश अकादमी और अन्य के बीच के संघर्ष में मध्यस्थता करने आया हूँ, लेकिन लगता है कि मैं देर से आया हूँ। इतनी सारी व्यर्थ मौतें हो चुकी हैं। उफ, बड़े ने दयनीय स्वर में आह भरी। हालांकि हालात अभी इतने बिगड़े नहीं है कि सुधरना नामुमकिन हो। अगर सब लोग सहमत हों तो स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय आपके बीच का झगड़ा सुलझाने में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। आप लोगों के बीच चाहे कितनी भी गहरी दुश्मनी क्यों न हो, आखिरकार हम सब मानव जाति के ही सदस्य हैं। 9 स्वर्गों में अफरा तफरी मची है और 10,000 जातियां शीर्ष पर पहुंचने के लिए होड़ कर रही हैं। ऐसे समय में मानव जाति आपस में ही नहीं लड़ सकती। जुआन जिजी की आवाज में ऐसा लग रहा था मानो वह देर से आने के लिए खुद को दोषी ठहरा रहे हों। उनकी आवाज किसी संत जैसी थी जो सबसे कमजोर इंसान को भी बचाना चाहते हों। खून से लथपथ युद्ध क्षेत्र को देखते हुए वह दुखी और दयनीय लग रहे थे, मानो वह सबका बोझ अकेले ही उठाने को तैयार हों। लॉन्चेन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह बस जुआन जिजी को ठंडी निगाहों से देखते रहे और उनकी आंखों में काले धब्बे दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान जागने वाला हो। तभी जियान और मियाओयिन उनके पीछे आ गईं। कैंगलू, हुआ लिंगर और लेई लिंगर तीनों युद्ध के लिए तैयार थीं। उनकी आत्माएं लॉन्चेन से जुड़ी हुई थीं और वे उसकी निर्मम हत्या की मंशा को महसूस कर सकती थीं। युद्ध की तैयारी करते हुए कैंगलू की रिक्त पिपासु शक्ति प्रज्वलित हो उठी। लॉन्चेन, स्वर्ग के शिखर दाव संप्रदाय का इतिहास असाधारण है। जियान ने संदेश भेजा। यदि उच्च आकाश अकादमी 9 स्वर्गों और 10 लोगों का सबसे पुराना सार्वजनिक विद्यालय था तो स्वर्ग के शिखर दाव संप्रदाय सबसे पुराना संप्रदाय था। इसका नाम स्वर्ग के शिखर इस तथ्य को दर्शाता है कि यह स्वर्ग के जन्म के समय अस्तित्व में आया था। दूसरे शब्दों में ये सृष्टि के आरंभ में गठित एक संप्रदाय था। इसका नाम इसके सदस्यों द्वारा नहीं चुना गया था बल्कि स्वयं स्वर्ग द्वारा दिया गया था। स्वर्ग के शिखर दाव संप्रदाय को दाववादी साधना का केंद्रीय स्तंभ माना जाता था। यह मूल रूप से अमर मार्ग का नेतृत्व करता था। हालांकि आदिम अराजकता युद्ध के बाद यह संप्रदाय चुपचाप लुप्त हो गया था। चूंकि उन्होंने इस समय फिर से प्रकट होने का फैसला किया था, इसलिए वे किसी बड़ी योजना की तैयारी कर रहे होंगे। युवा स्वामी, हमें स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय को उकसाना नहीं चाहिए। मियाओयिन ने लॉन्चेन को संदेश भेजा। वह पीली और बेजान लग रही थी और इस संदेश से भी लॉन्चेन आसानी से समझ गया कि वह कितनी कमजोर हो गई है। उसे निश्चित रूप से गंभीर चोट लगी थी। साथ ही दाववादी लॉन्चेन, मैं जानती हूँ कि तुम क्रोधित हो, लेकिन हत्या करना तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं है। अगर तुम यंगलुओं को मारते हो तो तुम सचमुच अमरारोहण द्वार के कट्टर शत्रु बन जाओगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि द्वार प्रमुख ली यफू ने नए युग के नियमों के साथ विलय करना शुरू कर दिया है। एक बार जब वो बाहर आ जाएगा तो वह एक सच्चा अर्धचरणीय स्वर्गीय सम्राट होगा। इस नए संसार में एक अर्धचरणीय स्वर्गीय सम्राट सर्वोच्च सत्ता है। मेरा सुझाव है कि हम सब बैठकर इस पर बात करें, ठीक है? जुआन जिजी ने लॉन्चेन को स्पष्ट रूप से देखा। ऐसा लग रहा था कि लॉन्चेन की घातक निगाहें भी उसे विचलित नहीं कर पाईं। तूजी और अन्य लोग यंगलुओं के पास आए और उसे ठीक होने के लिए एक दवा दी। जब उसने दवा दी तो तूजी की आध्यात्मिक ऊर्जा में अचानक उछाल आया। वह उनके पक्ष में है। जियान की निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसने लॉन्चेन को वह बात बताई जो उसने सुनी थी।
उस स्तर की आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से संवाद करना बाकी सभी से छिपा हुआ था, लेकिन ज़ियान से नहीं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जुआन जिजी सिर्फ मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका दबाव जरा भी कम नहीं हुआ था। हालांकि उसके शब्द बेहद विनम्र थे, लेकिन उसका रवैया पूरी तरह से तानाशाही भरा था। चुंगी लोनचेन चुपचाप खड़ा था, कुछ नहीं कह रहा था, इसलिए जुआन जिजी ने खांसा और उसे फिर से संबोधित किया। साथ ही दाववादी लोनचेन, चुप रहो, या तो भाग जाओ या मर जाओ। लोनचेन की प्रतिक्रिया से सभी के चेहरे के भाव बदल गए। 9 स्टार हेगेमोन बोडियाट्स अध्याय 7146 तो तुम मरना चुनते हो। जुआन जिजी के शक्ति प्रदर्शन के बावजूद लोनचेन का चेहरा बर्फीला और हत्यारा बना रहा। वो खून से लथपथ था और उसकी आभा क्षीण हो गई थी, लेकिन उसका उग्र स्वभाव कमजोर नहीं हुआ था। उसके शब्दों में निर्विवाद शक्ति भरी हुई थी। सभी स्तब्ध थे। जुआन जिजी स्पष्ट रूप से कम यंग लुओ के स्तर का था, शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली। उसकी आभा विशाल दबाव के साथ सभी पर हावी हो रही थी। उनमें प्रतिरोध करने की इच्छा शक्ति भी नहीं थी। फिर भी लोनचेन ने बिना एक पल भी संकोच किए उसे खरी खोटी सुना दी। उसने बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। लोनचेन के जवाब के बाद जुआन जिजी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह शांत भाव से मुस्कुराया। जिन लोनचेन हाइफरमेंट अकादमी 9 स्वर्गों और 10 लोगों की सबसे प्राचीन अकादमी है। इसने अनगिनत वर्षों से मानव जाति की विरासत को संरक्षित रखा है। इन योगदानों को देखते हुए हाइफरमेंट अकादमी को मानव जाति का नेता कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रथम अकादमी में कर्मिक सौभाग्य ड्रैगन का प्रकट होना इस बात का प्रमाण है कि स्वर्ग हाइफरमेंट अकादमी को आशीर्वाद दे रहा है। इस प्रकार ये पूरी मानव जाति के लिए भी एक आशीर्वाद है। 10,000 जातियां वर्चस्व के लिए लड़ रही हैं। ऐसे में अगर हाइफरमेंट अकादमी मानव जाति के सर्वोच्च दिव्य प्रतिभाओं के साथ इस कर्मिक सौभाग्य को साझा कर सके तो क्या यह महान पुण्य का कार्य नहीं होगा। हाइफरमेंट अकादमी के सभी विशेषज्ञ जुआन जिजी के शब्दों से क्रोधित हो गए। अब वे समझ गए थे कि जुआन जिजी पूरी तरह से शत्रु के पक्ष में है। जुआन जिजी ने आगे कहा, यदि उच्च आकाश अकादमी अपने कर्मों का कुछ हिस्सा साझा करती है, तो जब अन्य गुट अपने कर्मों के ड्रैगन स्वरूपों को जागृत करेंगे तो वे स्वाभाविक रूप से उच्च आकाश अकादमी को इसका प्रतिफल देंगे। जिन लोनचेन, मुझे यकीन है कि आप दूरदर्शी व्यक्ति हैं। आप जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। मानव जाति को एक साथ जीतना या हारना चाहिए, सौभाग्य और दुर्भाग्य में समान रूप से भागीदार होना चाहिए। मुझ जैसे एक साधारण दाववादी को समझ नहीं आता कि आप जैसा व्यक्ति अपने ही लोगों पर अपनी तलवार चलाने जैसा घिनौना काम क्यों करेगा। क्या आपको सचमुच सबका कत्लेआम करना है? लोनचेन का चेहरा एकदम ठंडा था। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई पाखंडी और ढोंगी लोगों को देखा था। ये लोग जो दूसरों को नियंत्रित करने के लिए नैतिकता का इस्तेमाल करते थे, अस्तित्व में सबसे घृणित प्राणियों में से थे। इसके अलावा उन्हें दृढ़ संदेह था कि स्वर्ग के समकक्ष दाव संप्रदाय ही अमर आरोहण द्वार और पहली अकादमी पर हमला करने वाले अन्य सभी लोगों के पीछे था। दरअसल शायद स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय ही असली आयोजक था। उच्च आकाश अकादमी के तीव्र हृदय ने प्रमुख गुटों को सतर्क कर दिया था। अनगिनत वर्षों से छिपे ये सोए हुए राक्षस अब जाग रहे थे। स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय अनगिनत युगों से निष्क्रिय था और इस दौरान वह लगातार विकसित होता रहा। उसने निस्संदेह अपार शक्ति का संचय किया था। हालांकि यदि वे मानव जाति के शिखर पर लौटना चाहते थे और एक बार फिर अमर मार्ग के नेता बनना चाहते थे, तो उच्च आकाश अकादमी निश्चित रूप से उनका एक प्रमुख प्रतिद्वंद्वी थी। वे उच्च आकाश अकादमी से उसकी शक्ति के कारण नहीं, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा के कारण सतर्क थे। उनसे बिल्कुल विपरीत उच्च आकाश अकादमी ने मानव जाति के लिए अनगिनत युद्ध लड़े थे। परिणाम स्वरूप उनके कई विशेषज्ञ युद्ध के मैदान में शहीद हो गए। उनकी शाखा अकादमियां एक के बाद एक नष्ट होती गईं और वे कई बार मृत्यु के कगार पर पहुंचे, लेकिन उनकी अटूट इच्छा शक्ति फिर भी नहीं दिखी। यद्यपि 9 स्वर्गों और 10 लोकों में अनेक लोग उच्च आकाश अकादमी का उपहास करते थे और उसे पतन के कगार पर पहुंच चुकी एक विशालकाय संस्था मानते थे, वहीं सभ्यता के उदय से विद्यमान शक्तिशाली शक्तियों का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न था। वे उच्च आकाश अकादमी को मानव जाति के स्तंभों में से एक, मानव जाति की अटूट रीढ़ मानते थे। अब स्वर्ग के परितदाव संप्रदाय ने अपने गुप्त ठिकाने से बाहर निकलकर दुनिया को सूचित किया कि मानव जाति का पूर्व नेता वापस आ गया है, पर उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि मानवता के कई गुटों ने उनके प्रति उदासीनता दिखाई। वास्तव में कुछ लोगों ने तो उनका तिरस्कार भी किया। इसका कारण स्पष्ट था। उच्च आकाश अकादमी और अनगिनत अन्य संस्थाओं ने हमेशा बाहरी राक्षसों के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी थी, चाहे वह आदिम अराजकता युद्ध के दौरान हो या उसके बाद। लेकिन स्वर्ग के परितदाव संप्रदाय तब से ही छिपकर रह रहा था। अब जब महान युग आ चुका था, वे लाभ में हिस्सा लेने के लिए वापस दौड़े, लेकिन लोग अब उन्हें अपना नेता बनाने में रुचि नहीं रखते थे। स्वर्ग के शिखर दाव संप्रदाय को आशंका हुई और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि उन्हें दूसरों का दिल जीतना होगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने बाहरी राक्षसों के साथ कई बार संघर्ष किया और कुछ बड़ी लड़ाइयां जीती। उन्होंने कुछ कमजोर संप्रदायों की मदद करने की पहल भी की। उन्होंने कुछ संसाधन उपलब्ध कराए और उन संप्रदायों के शीर्ष दिव्य प्रतिभाओं को उच्च स्वर्ग दाव संप्रदाय के शिष्यों के साथ एक ही स्थान पर साधना करने की अनुमति दी। उन्होंने उन शिष्यों को मार्गदर्शन भी प्रदान किया। हालांकि ये केवल कुछ कमजोर गुटों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त था। मजबूत गुट भी उनके प्रति उदासीन थे। इसी समय प्रथम अकादमी के ऊपर कर्मिक भाग्य ड्रैगन का पहला प्रकटीकरण हुआ। इससे आसपास की शक्तियां तुरंत बेचैन हो गईं। हालांकि वे उच्च आकाश अकादमी की शक्ति से सावधान थे और उच्च आकाश अकादमी के समर्थकों को नाराज करने से भी डरते थे। उनमें सचमुच हमला करने का साहस नहीं था, लेकिन जब अमर आरोहण द्वार ने उनमें से कुछ को इकट्ठा किया और उच्च आकाश अकादमी के साथ बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्हें दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने पहली अकादमी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी ने भी जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की। इसी समय स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय का आगमन हुआ और उन्होंने उन्हें इशारों में संकेत दिया कि यदि मामला वास्तव में अपेक्षा से अधिक बढ़ जाता है, तो वे समस्या को हल करने के लिए हस्तक्षेप करेंगे। स्वर्ग के सर्वोच्च दाव संप्रदाय का रवैया देखकर अमर आरोहण द्वार और अन्य लोग अधिक आश्वस्त हो गए। उन्होंने बिना किसी संशय के अपनी सेनाएं भेज दी। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि केवल विशाल सेना ही पहली अकादमी को आत्मसमर्पण करने के लिए डराने के लिए पर्याप्त होगी। शक्ति के ऐसे विशाल प्रदर्शन के सामने पहली अकादमी केवल अपना सिर झुका सकती थी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने लोनचेन के आगमन की उम्मीद नहीं की थी, और जब वह आया तो उसका लक्ष्य केवल उनसे लड़ना, युद्ध विराम करना या उन्हें हराना ही नहीं था। उसका लक्ष्य था कि वह उन्हें एक एक करके मार डाले। इससे भी बुरी बात यह थी कि यंग लुओ जैसे विशेषज्ञ के शामिल होने के बावजूद भी वे कुचल दिए गए। ये परिणाम उन्हें अस्वीकार्य था। तभी तुजी ने पहल करते हुए आगे बढ़कर घोषणा की, वरिष्ठ जुआन जिजी, लोनचेन एक निर्दयी हत्यारा है। हम तो केवल बातचीत करने आए थे। अगर हम किसी संतोषजनक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते तो बात अलग थी, लेकिन उसने तो नरसंहार शुरू कर दिया। हम सब मानव जाति का हिस्सा हैं और हम सब अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। यदि स्वर्ग ने हमारे मानव क्षेत्र पर कर्मिक सौभाग्य ड्रैगन का प्रकटीकरण किया है, तो ये हम सबके लिए आशीर्वाद है। इसमें हिस्सा मानने में क्या बुराई है? हम सबने भयानक नुकसान उठाए हैं और उच्च आकाश अकादमी को हमें इसका स्पष्टीकरण देना होगा। वरिष्ठ जुआन जिजी, कृपया हमें न्याय दिलाइए। हाँ, लोनचेन एक कसाई है, उसे बख्शा नहीं जा सकता। स्वर्ग के समकक्ष दाव संप्रदाय को हमारे लिए न्याय करना होगा। लोनचेन के हाथ मानवता के खून से सने हैं। हम ऐसे अभिशाप को कैसे जीवित रहने दे सकते हैं? वरिष्ठ जुआन जिजी, आपको उसे मारना ही होगा ताकि मानव जाति अराजकता में न डूब जाए। तुजी के नेतृत्व में और भी विशेषज्ञ आगे आए। लोनचेन को तुरंत ही दुनिया का सबसे बुरा इंसान घोषित कर दिया गया।
हाइफरमेंट अकादमी के सभी शिष्य क्रोधित थे। उन्होंने कभी ऐसे निर्लज्ज लोगों को नहीं देखा था। मियाओ यिन को वास्तव में पहले थोड़ा बुरा लगा था जब लॉन्ग चेन ने कहा था कि वह उन सभी को मारना चाहता है, लेकिन इस दृश्य ने उसके दिल में क्रोध की आग को और भड़का दिया। इनमें से कोई भी निर्दोष नहीं था। तुम कहते रहते हो कि तुम सब कुछ मानव जाति की भलाई के लिए कर रहे हो, लेकिन उनका क्या? मियाओ यिन ने अचानक स्वर्ग दानव, स्वर्ण क्रिस्टल, बंदर जाति और अन्य राक्षसी पशु जातियों की ओर इशारा किया जिनके प्रतिनिधि यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद थे। हालांकि उसकी आवाज तेज नहीं थी, फिर भी वो शोरगुल के बीच से निकलकर सबके कानों तक पहुंच गई। लॉन्ग चेन की निंदा करने वाले लोग चौंक गए। वे वास्तव में भूल गए थे कि उनमें से सभी मनुष्य नहीं थे। हमने उन्हें गवाह बनने के लिए आमंत्रित किया था, एक व्यक्ति ने घोषणा की, लेकिन स्पष्ट रूप से उसे अपने ही शब्दों पर विश्वास नहीं था। यदि राक्षसी जानवर केवल गवाह बनने के लिए यहाँ थे तो उन्होंने युद्ध में भाग क्यों लिया? यदि उन्हें कुछ लाभों का वादा नहीं किया गया था तो वे क्यों आए थे? जुआन जिजी ने लॉन्ग चेन की ओर देखा। जिन लॉन्ग चेन, मुझे लगता है कि साझा करना महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है कि आपने मरने का विकल्प चुना है, तो चलिए जैसा आप चाहें वैसा करते हैं। लॉन्ग चेन उदास होकर हाथ के इशारे करने लगा। तभी आकाश में एक जोरदार गर्जना गूंजी। स्वर्ग के वीर दाव संप्रदाय, तुम सचमुच अपने पंजे हर जगह फैला रहे हो। क्या तुम अभी मृत्यु की तलाश में हो?